हमारा आज का प्रोग्राम जिस माफिया के ऊपर है, वो माफिया लोगों की जिंदगियों से खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। गुटखा, मावा, मेनपुरी वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से अब तक लाखों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इन सब की तैयारी में एक चीज बहुत अहम होती है और वो है छालिया। 2017 में हैदराबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस चीज के ऊपर एक्शन लेते हुए छालिया को ममनुआ करार दिया गया और सख्त SOPs बना दी गई। छालिया जिसके बगैर कोई भी मुंह का जहर तैयार नहीं हो सकता। छालिया ज्यादातर स्मगल होकर सिंध में लाई जाती है। हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाई गई हैं, इसके तहत छालिया माफिया छालिया लाने से कासिर है। अब तक के मुताबिक सिर्फ इंडोनेशिया से छालिया इंपोर्ट की जा सकती है, जिसमें 30% से ज्यादा एफाटॉक्सिन ना हो, जबकि जो छालिया स्मगल होकर आ रही है इसमें 200 से 300% तक एफाटॉक्सिन की मकदार होती है, जो कैंसर जैसी बीमारी का सबब बनती है। तो छालिया को टेस्ट करने के लिए कोई सरकारी लेबोरेटरी नहीं, फैसलाबाद और कराची में एक लेबोरेटरी मौजूद है, जिसके रिजल्ट्स अक्सर आपस में मैच नहीं करते। हमारे जराये के मुताबिक 2018 से 2020 के दरमियान प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से 6 छालिया के कंसाइनमेंट लाने की इजाजत दी गई। देखने में ये आ रहा है कि ये छालिया इतनी इंपोर्ट नहीं हो रही है जितनी बाजार में खुलेआम बड़ी तादाद में बिकती नजर आ रही है। इस माफिया में बड़े बड़े लोग मुलव्विस हैं जो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आया इस काम को सर अंजाम किस तरह दिया जा रहा है। रोजाना की बुनियादों पर टनों के लिहाज से छालिया स्मगल होकर आ रही है, जिसका पैसा बहुत से लोग खा रहे हैं। सुनते रहते हैं कि छालिया के ट्रक पकड़े जाते हैं, लेकिन अंदर खाना जात में ही दोबारा गुटखा, मावा और सुपारी बनाने वालों को ये छालिया फरोख्त कर दी जाती है। छालिया पर SOP बनने के बाद छालिया महंगी तो कई गुना हो गई, लेकिन बाजारों में इसकी कमी नजर नहीं आई। आज भी मुंह का जहर बनाने वाली चीजें खुलेआम फरोख्त हो रही हैं, लेकिन इनकी कीमत 3 से 4 गुना ज्यादा हो गई है। इसमें कौन कौन मुलव्विस है, इसके इंकिशाफात हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। मुंह का जहर बनाने वालों के खिलाफ हमने बहुत सी कार्रवाइयां की और अपनी जान की परवाह भी ना की। मुझे आज भी एक कार्रवाई याद है। जावेद नामी एक शख्स जो मुंह के कैंसर की वजह से दुनिया से रुखसत हो गया, वो भी यही मुंह का जहर खाया करता था। हमने उस मुंह के जहर बनाने वालों को ढूंढ निकाला और उनके खिलाफ कार्रवाई की। हर रोज की तरह टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि अचानक एक कॉल आई, जिसमें पता चला कि एक औरत मुलाकात करने के लिए मौजूद है। ये औरत जिसकी उम्र इतनी ज्यादा ना थी, लेकिन इसकी आंखें उदासी का मंजर पेश कर रही थी। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो 3 बच्चों की मां है और इसके शौहर को मुंह का कैंसर है। आपके हस्बैंड को मुंह का कैंसर गुटखा खाने की वजह से? जी गुटखा खाते। कितने साल से खा रहे थे? 4-5 साल से गुटखा खाते हैं। लेकिन इस औरत ने टीम टारगेट से एक ऐसा सवाल कर डाला जिसका जवाब हमारे पास ना था। इसका कहना था कि ऐसे लोग कानून की गिरफ्त में नहीं आते। टीम टारगेट माजी में ऐसे बहुत से लोगों को बेनकाब किया था, लेकिन इस बार मामला था कि आखिर जावेद की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। नाज़रीन, काफ़ी दिन से जिस चीज़ के पीछे हम लगे हुए थे वो अभी SSP वेस्ट को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उनकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वो किस जगह है। टीम टारगेट थोड़ी ही देर में उस मुकाम पे जा पहुंची। ये देख सकते हैं आप, सारा वो गंदा गुटखा। नाम किस नाम से बनता है गुटखा? नज़ीर, जो जिसकी तलाश थी हमें, ये नज़ीर नाम का गुटखा। ये देखें आप, शदीद इधर स्मेल है। और नज़ीर नाम का जो बन रहा था ये गुटखा, ये मावा गुटखा, क्या है ये वो चीज है जिसने जावेद को मौत के मुंह तक ले गई। तुम भी यही काम कर दो हैं? कितने पैसे मिलते हैं? 200 हैं? क्या काम है तुम्हारा? पैकिंग करता हूँ। ये कौन खाता है? मैं तो नहीं खाता हूँ। जो खाता है वो मरता है? जी मरता है। कितने पैसे मिलते हैं तुम लोगों को? अभी तो मेरे को 3-4 दिन में लगे हैं। 3-4 दिन में लगे। 3-4 दिन हुए लगे। मालिक का नाम क्या है? किस गंदे तरीके से ये जहर तैयार किया जाता है ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ एक बड़ी तादाद में गंदी छालिया, इसके अंदर तंबाकू, ना जाने क्या क्या चीजें डाली हुई हैं, शदीद गंदा चूना, और नज़ीर के पीछे, नज़ीर के ब्रांड के पीछे इतने दिनों से लगे हुए। बैटरी के पानी से छालिया को गलाया जाता है और ना जाने क्या क्या जहरीला मवाद डालकर इससे मावे का नाम दिया जाता है। ये देखिए क्या गंदे तरीके से क्या क्या यहाँ पर इन्होंने केमिकल्स डाल के बना रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये बनता है, किस गलासत से ये बनता है। पूरे इसके टब तैयार है।
तुम खाती हो? तुम्हें नहीं पता तुम अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रही हो? अभी नहीं हो रहा, जब होगा फिर क्या करोगी? वो लगे भी क्या करूं? ये जहर लोगों को मार रहा है। आप जाएं कैंसर हॉस्पिटल बीबी, आप देखें, आप जाके देखें किस तरह लोग मर रहे हैं इससे। एक बंदा इस जहर की वजह से मौत की दहलीज पर खड़ा है और जहर खिलाने वाले को इल्म ही नहीं। हर किसी का यही कहना था कि यहाँ का मालिक जाहिद है। ये जगह बहुत बड़े पैमाने पे थी। हम अपनी कवरेज में मसरूफ थे कि पुलिस ने जावेद के असली गुनाहगार जाहिद यानी जो इस जगह का मालिक था इसे धर लिया। तो क्यों मारा? अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं किसी जावेद को जवाब दो बस। मैं जानता हूँ तो जवाब दूंगा ना। तुम इसके बाद काम कर दो जी। क्या मालिक है तू? जी। क्या नाम है? जाहिद नाम है। अच्छा तुम हो जाहिद? जी जी मैं हूँ जाहिद। थोड़ी ही देर में हमें इस बात का इल्म हुआ कि ये वही शख्स है जो इस जगह का मालिक है। ये है जाहिद। अरे यार तो मिलने का बड़ा मुझे इश्तियाक था। जी जी बोले। तुम नहीं जानते जाहिद? शर्मिंदगी नहीं, कोई नदामत नहीं, बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी। शर्मिंदगी और नदामत बिल्कुल है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। देखिए 2017 में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल हुई थी हैदराबाद के अंदर, जो कि जस्टिस सलाउद्दीन साहब और जनाब जस्टिस फ़हीम सिद्दीकी साहब के पास पेश हुई। उसमें एक उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट पास किया जिसमें गुटखा, मावा और दूसरी जो चीज़ें जो कंटेंट्स ऑफ छालिया से बनकर मैन्युफैक्चरिंग होती थी और हैजर्ड और इंजरी टू लाइफ था सेल। उसके बाद उन्होंने पूरा कंप्लीट जजमेंट उस पर दिया और कंप्लीट जजमेंट के अंदर तमाम डीसीज को, तमाम आईजीज को, तमाम एसएचओस को कहा कि ये गुटखा, मावा, छालिया पे पाबंदी है। उसकी वजह क्या थी? उन्होंने रिपोर्ट कॉल की गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ से, जिसमें जेना अस्पताल के डॉक्टर्स ने जब कहा कि हमने गुटखा, मावा के जो कैंसर के मरीज़, उसकी वजह से कैंसर हुआ, कैंसर के मरीज़ तकरीबन 10,000 मरीज़ कैंसर के हमारे पास इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं और कोई बहुत सारों की कैंसर में डेथ भी हो गई। उस पर उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि गुटखा, मावा भी अभी पिछले 5 या 10 सालों से मार्केट के अंदर आया है, ये छालिया की एक दूसरी रिफॉर्म की शक्ल के अंदर आया जिसमें तंबाकू भी है और दूसरे हैजर्ड चीज़ें भी हैं, जो कि कोई फूड अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं कर रही थी, ना गवर्नमेंट्स के पास कोई ऐसा लॉ था जो कंट्रोल कर सके। और उसी जजमेंट में डायरेक्शन दी गई है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें अपना लॉ बनाए और बाकायदा इसको बैन किया जाए। और उसके अंदर 337J जो ऑलरेडी पैनल कोड का हमारा सेक्शन है जिसकी 10 साल सज़ा है, बेचने वाले को भी, बनाने वाले को भी और उसके बाद यूज़ करने वालों को। और उस जजमेंट के बाद से काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया गया और इस पर सिंध गवर्नमेंट ने एक अपना 2000 सिंध असम्बली ने लॉ पास किया 30 जनवरी 2020 को, और ये लॉ क्या है, ये मुकम्मल तौर पर बैन हो गई। मगर ये 2020 के लॉ से या 2017 के जजमेंट के बाद से आज भी हम देख रहे हैं खुलेआम छालिया और उसके छालिया से बनी हुई चीज़ें पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध के अंदर बेची जा रही हैं। ये भी होती है मावे में इस्तेमाल। देखें चावल कोई सा भी बिरयानी सबकी बन जाती है, ये हमने और आपने बना लिया है। ऐसी कई कार्रवाइयां टीम टारगेट ने अपने कैरियर में की। कई दफा हमें यह देखने में आया कि जो लोग ये माफिया चला रहे होते हैं उनके पीछे बड़े लोगों के हाथ होते हैं, कई दफा सियासी पार्टी के लोगों के हाथ होते हैं, कई दफा पुलिस के आला अफसरान के हाथ होते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि छालिया, जो कि एक तरीके से बैन है और कुछ SOPs के साथ आ सकती है जो कि बहुत कम आ रही है, लेकिन शहर में छालिया तो कम आ रही है, सूबे में छालिया तो कम आ रही है, लेकिन फिर इतने धड़ल्ले से और इतनी बड़ी मिकदार में आखिर बिक कैसे रही है? कौन है इसके पीछे? हमने सबसे पहले रुख किया कराची के इलाके पान मंडी का, जहां पर छालिया खुलेआम बिकने की इत्तला थी। अच्छा नज़ीर, इस वक्त हमारे नुमाइंदे बाजार में गए हैं, जो यहाँ पर पान मंडी है और वहाँ पर जो है खुलेआम छालिया फरोख्त हो रही है। उसी सिलसिले में इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो है बाजार में गए और हम जो है इस वक्त उनका वेट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदों ने खुफिया कैमरे के हमरा दुकानदारों से गुटखा, मावा फरोश बनकर मुलाकात की। मावे के लिए छालिया बेचना तो बिल्कुल आम सी बात थी। ऐसा लग रहा था कि मावे के लिए छालिया बेचने का लाइसेंस इनके पास मौजूद हो। ले गए थे मावे के लिए चाहिए छालिया। आपको तो पता होगा ना मावे में कौन सी इस्तेमाल होती है? मावे में कोई आदमी छोटी लेता है, नॉर्मल मावे में कौन सी इस्तेमाल होती है? ये साइज है, ये वाली होती है। क्या किलो है बाबा? ये 1420। जब इनसे 50 किलो छालिया की डिमांड गई तो कहने लगे मिल जाएगी, यानी एक वक्त में एक दुकानदार 50 किलो छालिया फराम कर सकता है, तो सोचे पूरी मार्केट से कितनी खपत होगी।
फाइनल क्या हो जाएगी? आई थिंक 1420 रुपये। हमें ज़्यादा, अरे सही का कितनी ज़्यादा चाहिए? 50 किलो चाहिए। 1400 रुपये हो जाएगी। इस पूरी मार्केट में छालिया चनों की तरह बेची जा रही थी और दूर दूर तक कोई पूछने वाला ना था। जब दुकानदार को बताया गया कि मावे के लिए छालिया चाहिए तो मौसूफ कहने लगे कि खुद खाओगे या दूसरों को खिलाओगे, क्योंकि बेचने वाले मावे के लिए थर्ड क्लास क्वालिटी की छालिया इस्तेमाल करते हैं। मावे के लिए छालिया चाहिए, बहुत ही होती है। सही, हम बारीक वाली खाओगे, दूसरों को खिलाओगे। काम के लिए चाहिए, काम के लिए। मावे में ये दाना चलता है वैसे। अच्छा, समझो ये पड़ा हुआ है, ये हम बारीक लेकर के गलत ले रहे हैं, उससे अच्छा हुआ है। मावे में चलता है मोटा दाना। हाँ, ये थोड़ी उन्नत क्वालिटी का वो अच्छी क्वालिटी है। मावे के लिए कौन से नंबर की छालियां होनी चाहिए, कितनी कड़क होनी चाहिए, हमें ये इस मार्केट में जाके पता चला। आपके यहाँ मावे के लिए कौन सी ज्यादातर बिकती है? मेरे पास देखो वो भी चलती है, ये भी चलती है। इस दुकान पर छालिया की छटाई का काम भी जारी था। तो फिर काम क्या था भाईजान? मावे में कौन सी होती है इस्तेमाल? मावे में आप कोई सी भी कर लो। जब इनसे मावे की छालिया का पूछा गया तो कहने लगे कि हर तरह की छालिया इस्तेमाल होती है, क्योंकि चावल कोई भी हो, बिरयानी तो सबकी बनती है। ये भी होती है मावे में इस्तेमाल? देखें, चावल कोई सा भी, बिरयानी सबकी बन जाती है। ये हमने और आपने बना लिया है। मावे की अलग पैकिंग का फर्क होता है। इन्होंने हमें ये भी बताया कि किस इलाके में मावे की छालिया बारीक और किस इलाके में मोटी चलती है। किसी इलाके में मोटी चलती है, किसी इलाके में बारीक चलती है। अच्छा, ये क्या हिसाब किताब है? ये 1600 रुपए है, ये 1550 रुपए, ये 1500 रुपए। इस दुकानदार से जब मावे की छालिया का तकाजा किया तो हमें मुख्तलिफ इक़साम की छालियाँ दिखाई जा रही थी। 3 नंबर यार मावे के लिए चाहिए। ये क्या किलो है? ये 1500 रुपए किलो है। किसी होटल में ये वाला माल चाहिए आपको, मावे के लिए 1450। इसे भी हमारे नुमाइंदगान ने साफ बताया, हमें ये छालियाँ मावे के कारोबार के लिए चाहिए, मगर इसके माथे पर बल तक न आया, क्योंकि इस मार्केट में मावे की छालिया की खरीदो फरोख्त करने वाले हम पहले खरीदार ना थे। नहीं, हमें चाहिए। ये मावे के लिए यही लेके जाते लोग? मावे के लिए आप मेरे हिसाब से जो घर में खाने के लिए इस्तेमाल करें, घर में नहीं, काम के लिए चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि इस छालिया का इंतखाब करो जिसमें आपको भी 2 पैसे बचे, यानी 2 नंबर काम की भी 2 नंबरी उरूज पर थी। आप कौन सी कहोगे मावे के लिए बेहतरीन कौन सी है? वही वाली जाहिर है, जिसमें आपको 2 पैसे बचेंगे वही बेहतरीन। फिर मावा बनाने की कुछ अनोखी टिप्स भी इन्होंने हमारे नुमाइंदों को दी। तो जो ना इसमें एक फ़र्क होता है, इसमें अगर पानी लगा होता ना, पानी लगा के कटवा वो तो नहीं वो दिखेगा आपको ऐसे, बल्कि अच्छा दिखेगा। होगा क्या कि आपका पड़ता हो गया, जब आप बना लेंगे आपको कुछ महसूस नहीं। जब आपका माल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको उसका पड़ता आउट हो जाएगा। जब हमने इनसे ज्यादा छालियाँ खरीदने का बोला तो इन्होंने हमें होम डिलीवरी ऑफर भी दे डाली। आपको कहाँ चाहिए था? कहाँ पे चाहिए? अपने पास ये है, शुरू कर रहे हैं। अगर ज़्यादा माल चाहिए तो आप। फिर हमने सदर में वाक़े होलसेल में बिकने वाली छालिया की दुकानों का रुख किया। यहाँ पर मीठी छालिया और सारी छालियाँ खुलेआम बेची जा रही थी। और 230 का डब्बा, बाकी सब वही 200 में आ गए। इस दुकानदार ने हमें बताया कि ये छालिया थाईलैंड की है। छालियाँ नहीं मिलेंगी आपको। ये कहाँ की है? थाईलैंड है। जब इजाजत सिर्फ इंडोनेशिया की छालिया की है तो फिर थाईलैंड से छालिया यहाँ पर किस तरह पहुंची? हमारे नुमाइंदागान ने कराची के मुख्तलिफ मार्केटों से छालिया खरीदते गए और खुफिया कैमरों के हमरा इनकी वीडियो बनाते गए। जी नाज़रीन, हमारे नुमाइंदों ने बाजार से जो है वो सादी छालिया की भी परचेजिंग की और उसके अलावा जो मीठी छालिया होती है उसकी परचेजिंग की। बाजारों में आखिर कैसे खुलेआम ये छालिया बिक रही है? हाँ, ये जरूर हुआ कि अगर छालिया पहले 800 की थी तो अब 2000 रुपए किलो मिल रही है, या 400 की या 500 की थी तो अब 2000 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन मिल रही है, खुलेआम मिल रही है। अगर आप मुझे बोलें कि जी 1000 किलो चाहिए तो 1000 किलो छालिया अभी आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएगी, बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। हर वो इलाके जहां जहां ये छालिया मिल रही है, जिसमें पान मंडी है, खानादार थाने की हदूद है और भी बहुत सारी जगहें, वहां पर जो है हमने उन तमाम चीजों की वीडियो बनाई है। और अभी हम इस चक्कर में लगे हुए, अपने नुमाइंदों को हमने लगाया हुआ है कि जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जैसे कि ये छालिया है, ये बड़ी इस वक्त में चलती है, ये छालिया हुई और दूसरी छालिया हुई, इनकी फैक्ट्रियां भी मालूम करें। सुनने में ये आ रहा है कि जी कस्टम की जानिब से रेट जो होती है और उसके बाद फिर खुल जाता है, तो मामला आखिर क्या है? इलाके में अगर कोई छालिया काम कर रहा है तो जी उसमें पुलिस की ठीक ठाक बीट है, लाखों रुपए रिश्वत जारी है और सब खामोश तमाशाई बने हुए। आपके पास है ये सब चीज़?
तो आप जाकर मुझे पता कर। सर हम क्यों करें, तो आपका काम है ना, पुलिस वालों का काम है ना सर, हमारा थोड़ी है भाई। भाईजान अभी आपके पास एक आम आवाम आई, एप्लीकेशन रिसीव कराने आपने क्यों नहीं की? इसके बाद हमने रुख किया छालिया बनाने वाली फैक्ट्रियों का, जहां से छालिया बनकर बड़ी तादाद में शहर भर में सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ कानूनी इदारे शायद गफलत भरी नींद सो रहे हैं या मामला कुछ और है। हम इस फैक्ट्री का अंदर का हाल अहवाल आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इस कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले इदारे बाहरी रिश्वत के एवज यहाँ पर कार्रवाई करने से कोसों दूर है। जाहिर सी बात है, जब आंखों पर रिश्वत का काला चश्मा आ जाए तो फिर सही क्या और गलत क्या। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग जैसा कि इस वक्त काम कर रहे हैं, जो छालिया बैन की गई थी आज से 3 साल कबल, और उसके बाद भी जो है वो हमें जगह जगह नज़र आ रही होती है, बाज़ारों में नज़र आ रही होती है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जिस पे माजी में भी रेड हुई हैं। मैं इस वक्त गुलबाई में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से अगर अंदर जाएंगे तो वो फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जहाँ पर छालिया जो है वो बनती भी है और उसके बाद आगे जाती भी है, उनके गोदाम भी हैं। मैं खुद भी वहाँ पे जा सकता हूँ, हमारे बंदों ने उसकी वो भी करी है, रैकी करी है, लेकिन मेरा मकसद या मेरा काम नहीं होता कि मैं जाके छापा मारूँ या मैं जाके दिखाऊँ। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कोई भी इदारा आकर जगह को चेक कर सकता है जी, इधर से अंदर जाए, यहाँ से छालिया की फैक्ट्री है, बच्चे को पता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बेच रही हैं और बड़ी कंपनियों के अंदर आप देखिए कहाँ बल्कों में टनों और मिलियन टनों के अंदर छालिया आ रही है। उसी जजमेंट के तहत, उसी सिंध गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के तहत ये कहा था कि आप जो भी इसको इंपोर्ट करेगा उसमें सिर्फ हमने लेबोरेटरी से टेस्ट होगी वो छालिया, क्योंकि छालिया फूड आइटम आज से नहीं हज़ारों सालों से छालिया यूज़ हो रही है, मगर क्योंकि उसमें केमिकल्स आ रहे हैं, उस एक स्टैंडर्ड के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि ये छालिया सिर्फ इंडोनेशिया से इंपोर्ट हो सकती है। बाकी छालिया कहाँ से आ रही है, क्या बॉर्डर से आ रही है, क्या स्मगलिंग होके आ रही है, उसको यूज़ किया जा रहा है। अब उससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। आर्डर तो पास हो जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। वेस्ट जोन के इलाके में मीठी छालिया बनाने की बहुत सी फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जिन पर माजी में कस्टम की जानिब से कार्रवाइयां भी की गईं, लेकिन जराये के मुताबिक ये कार्रवाइयां महज एक दिखावा था। इन कार्रवाइयों के बाद डीलिंग का सिलसिला शुरू होता है और जो छालिया पकड़ी जाती है इसकी मिकदार कम बताई जाती है, बाकी डील का हिस्सा बन जाती है और आवाम को दिखाने के लिए कुछ छालिया शो कर दी जाती है। क्योंकि जब इतनी फैक्ट्रीज मौजूद थीं और रोजाना की बुनियादों पर हजारों टन के लिहाज से छालिया बाजार में फरोख्त भी हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि ये सब कहां से आ रही है। जराये के मुताबिक कस्टम की जानिब से इफ्तिखार उर्फ बिल्ला इस काम में सरे फहरिस्त है। जिन फैक्ट्रीज पे रेड की जाती है उसके बाद उन्हीं फैक्ट्रीज में दोबारा बैठा जाता है और दोस्ती की जाती है। दूसरी जानिब पुलिस भी इस काम में बहुत पैसा बना रही है। जराये के मुताबिक इस काम में पुलिस के कुछ आला अफसरान और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं, क्योंकि माफिया थाने की सतह पर काम नहीं करता, इसे बड़े लोगों का आशीर्वाद हासिल है। हम चाहते तो इन कंटेनर्स को रंगे हाथों भी पकड़वा सकते थे, लेकिन हमारी मेहनत का कोई फायदा ना होता, क्योंकि जिन इदारों का काम इन्हें लगाम देना है वो तो इनसे हाथ मिलाए घूम रहे हैं। जराये के मुताबिक पुलिस और कस्टम को नोमान नामी शख्स डील करता है और पकड़ी जाने वाली छालिया मीठी छालिया बनाने वाले और गुटखा मावा बनाने वालों को फरोख्त करवाता है। जराये के मुताबिक माहाना करोड़ों रुपए की रिश्वत दी जाती है और इस धंधे को चलाने के लिए छालिया से भरे कंटेनर खुफिया गोदामों में रखे जाते हैं, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। ये थी वो जगहें जहां पर छालिया का काम बड़े पैमाने पर खुलेआम जारी था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक दरखास्त रिसीव कराई जाए। हम देखना चाहते थे कि अगर एक आम आदमी अपनी शिकायत लेकर थाने जाए और वो ये बताए कि जी एक जगह गलत काम चल रहा है, तो उसके साथ क्या होता है, क्या उसकी दरखास्त रिसीव कर ली जाती है और अगर रिसीव की जाती है तो क्या उस पर अमल होता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये तमाम एप्लीकेशंस हैं जो मैंने और मेरी टीम ने बनाई हैं और ये वो तमाम पिक्चर्स हैं उन लोगों की जिनकी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, उनके नाम हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा वो लोकेशंस हमें पता है जहां पर ही काम हो रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस दफा ये करेंगे कि जी थाने में पहले एक अपने बंदे को भेजेंगे एप्लीकेशन जमा कराने, अगर उससे एप्लीकेशन ना ली तो फिर हम जाएंगे, हम आज न्यूज के तौर पर ये एप्लीकेशन देंगे कि जनाब यहाँ पर एक काम चल रहा है, हमने आपको सबूत के साथ लोग फराहम कर दिए, अब देखना ये कि आप कार्रवाई करते हैं या नहीं करते।
जी नाज़रीन, हमारे अभी नुमाइंदे हैं, वो पहले एक आम आदमी के तौर पर जा रहे हैं थाने में ये देखने के लिए कि अगर एक आम आदमी अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है और वो देख रहा है कि इलाके में कोई गलत काम हो रहा है और वो उसकी एप्लीकेशन देना चाह रहा है, तो उस पर पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्या वो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले हमारे नुमाइंदगान ने रुख किया खारादर थाने का और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। क्या जरूरत है सर? कंप्लेन है जी, कंप्लेन पे आप एक्शन लें। बिल्कुल सर, वो तो वैसे ही लेना चाहिए था, हम आपको निशानदेही कर रहे हैं। तो हमने इन्हें सारे सबूत फराहम किए। एडवोकेट साहब, आप एडवोकेट साहब एक मेरी भी जरा एप्लीकेशन रिसीव कर लें। आज न्यूज़ क्राइम सेल का इंचार्ज हूँ मैं। जैसे रखें प्रोग्राम टारगेट से अल्लाह का सर, छालिया वाली है तो बिल्कुल बैन है ना, तो जो बिकना होता है। और आपने एप्लीकेशन दी, हम आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। और फिर कैमरे के सामने अपनी दरखास्त खारादर थाने के हेड मोरर साहब को रिसीव कराई। ये तो एक आम आदमी की तरफ से, ये आज न्यूज़ की तरफ से, मेरे प्रोग्राम की तरफ से, ये तमाम लोगों की तस्वीरें, इनकी वीडियोस है हमारे पास, ये छालिया की फरोख्त कर रहे हैं। तो बस अब आप लोग इस पर एक्शन लीजिएगा। इसके बाद हमने रुख किया साइट ए का। जब हम ड्यूटी अफसर के दफ्तर में दाखिल हुए तो वहाँ सादा लिबास में मलबूस एहलकार को हमने अपनी दरखास्त दी। ये कंप्लेन रिसीव पढ़ने के बाद ही हमारी दरखास्त किसी दूसरे कमरे में लेके चले गए। काफी देर गुजरने के बाद जब ये साहब आए तो इनका कहना था कि आप SHO साहब को इस बारे में बताएंगे, लेकिन वो अभी थोड़े मसरूफ हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लें। काफी देर गुजर चुकी थी। आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी अगर कोई कंप्लेन लेके चले जाए तो उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। जब हमें मामला टाल मटोल लगा तो कैमरों के हमरा हम खुद थाने के अंदर जाकर दरखास्त मौसूल करवाने का फैसला किया। जब हम थाने के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर सब हैरान हो गए। SHO साहब ने कैमरे देखकर हमारा इस्तकबाल किया और फौरन कंप्लेन रिसीव करा ली। कैसा करियर साहब, एक एप्लीकेशन रिसीव करानी थी मुझे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इलाके में कुछ छालिया की फैक्ट्री है, तो काइंडली इसको ज़रा आप चेक कर लीजिएगा और एक मुझे रिसीविंग दे दें। तो ये ज़रा स्टेप बुलाना यार, ये रिसीव कर दें। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर एक आम आदमी कंप्लेन कराने जाए तो आखिर इसकी कौन सुनेगा? आखिर थाना कल्चर कब ठीक होगा? या इन्हें पीछे से हिदायत है कि इस कारोबार के खिलाफ कुछ नहीं करना? ये रिसीविंग हमने यहाँ की भी करा ली है और रिसीविंग कराने का मकसद यही है कि जी तमाम जगहों पे हम रिसीव करा रहे हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं क्या एक्शन होता है। और अगर नहीं होता तो फिर जी आखिरी दरवाज़ा जो है कोर्ट रह जाता है, और ज़ाहिर अदालत तो आखिरी भरोसा है, क्योंकि जिनका काम है इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना, अगर वो एक्शन ना लेंगे तो बड़ा मसला होगा। आपके पास है ये सब चीज़ FBI में रजिस्टर, तो आप यहाँ मुझे पता कर रहे हैं सर? हम क्यों करें? तो आपका काम है ना, पुलिस वालों का काम है ना सर, हमारा थोड़ी है भाईजान। अभी आपके पास एक आम आवाम आई एप्लीकेशन रिसीव कराने, आपने क्यों नहीं की? इसके बाद हमारे नुमाइंदगान ने रुख किया शेरशाह थाने का और इन्हें सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया, लेकिन ये मौसूफ तो बिल्कुल अनजान बन गए। पूरी निशानदेही कर देंगे, आप सिर्फ इसको रिसीव कर दीजिए। ये मेरा नंबर लिखा हुआ नहीं, आपने लिख के दो कौन सी जगह पर आपका इलाका ही है, मैं आपको पूरी जगह दिखाऊंगा। फिर कहने लगे कि आप इन जगहों पे हमारे साथ चलेंगे, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने इनसे कहा कि हमारा काम आपको इत्तला देना है, बाकी का काम आपका है, जिस पर वो ना माने। मैं अभी देखता हूँ आपके साथ नहीं, मैंने आपके साथ तो नहीं जाना ना, मैं कैसे आपके साथ जाऊँगा? मैं शहरी की वजह से मैं आपको एक कंप्लेन कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ये मौसूफ छालिया की फैक्ट्रियों के वकील बन गए और इनकी वकालत करने लगे। उन्होंने इम्पोर्ट के लाइसेंस दिए, अपने सब कुछ उन्होंने कोर्ट में क्लियर किया है। काफी देर तक उन्होंने हमारे नुमाइंदों से बहस मुबाहिसा किया, लेकिन छालिया की फैक्ट्री के खिलाफ हमारी दरखास्त मौसूल ना की। फिर इसे हमारे नुमाइंदों पे शक हुआ और उन्होंने हमें SHO साहब से मिलवाया, लेकिन
हमारे खुफिया कैमरे बंद करवा दिए। मुझे जानते हैं। SHO साहब ने फौरी तौर पर ये अहकाम दिए कि चलो चलो मोबाइलें निकालो और यहाँ पर छापा मारते हैं। दरअसल ये ड्रामा हम माजी में पहले कई दफा देख चुके हैं, इस वजह से कोई फायदा ना था। अगले रोज हमने रुख किया थाना साइड B का। काफी देर ढूंढने के बाद हमें हेड मोरर साहब एक AC वाले कमरे में मिले। हेड मोरर साहब एप्लीकेशन रिसीव करानी। दरखास्त पढ़ने के बाद बजाय इसके कि ये इस दरखास्त की बिना पर इन चीजों को चेक करवाते, इन्होंने हमसे ही उल्टे सीधे सवालात शुरू कर दिए। छालियाँ पकड़ी जाती है ना सर? छालियाँ पकड़ी जाती है नाम कस्टम जी, जिसका कस्टम पेड नहीं होता। ये फैक्ट्री वाले हैं, कस्टम पेड। यहाँ पर भी हेड मोरर साहब छालिया माफिया की वकालत करते हुए दिखाई दिए। कहने लगे कि आप इनके पास जाएं और पता करें क्या ये 2 नंबर है या फिर 1 नंबर। हमने इन्हें याद दिलाया कि ये काम हमारा नहीं आपका है। आपके पास है जो FBR में है रजिस्टर है, आपके पास है ये सब चीजें FBR में रजिस्टर, तो आप क्या मुझे पता कर रहे हैं? सर हम क्यों करें? तो आपका काम है ना, पुलिस वालों का काम है ना सर, हमारा थोड़ी है भाई। फिर इसके बाद इन्होंने किसी को फोन मिलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। फोन रखने के बाद उन्होंने हमारी दरखास्त को रिसीव करने से साफ इनकार कर दिया। आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छालिया माफिया कितनी बाअसर है कि इनके खिलाफ थानों में एक दरखास्त तक रिसीव नहीं कराई जा सकती। बहुत शुक्रिया। जाते जाते उन्होंने अपना नाम भी गलत बताया, जिसकी तस्दीक प्रोग्राम में हम आपको आगे कराएंगे। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जमशेद है, मेरा नाम जमशेद है। आम आदमी की दरखास्त से इनकार करने के बाद जब हम यहाँ कैमरों के साथ थाने में पहुंचे तो हमें देखते ही मौसूफ ने फोन का बहाना करके इधर उधर जाने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जी हुक्म। फोन तो रख दीजिए सर। फोन आया है कि मैंने फोन बात कर लिया। जी जी। लेकिन हम भी इनका पीछा छोड़ने वाले ना थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इनका रवैया हुआ क्यों है भाई? क्या हुआ हमारे रवैया? नहीं इनके आपके रवैया क्या हो गया भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, ये मीडिया वाले आए हैं इसी दरखास्त के मतलब। अब जरा माइक पर इनका असल नाम मुलाहिजा फरमाइए। जी जी क्या नाम है आपका? असगर महमूद। असगर महमूद। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जमशेद है, मेरा नाम जमशेद है। एकदम आप चिढ़ क्यों गए? नहीं चिढ़ नहीं गया हूँ, मैं किसी और मैटर में अच्छा लगा हूँ। अच्छा आप आ जाए। भाईजान अभी आपके पास एक आम आवाम आई एप्लीकेशन रिसीव कराने, आपने क्यों नहीं की? हमने इनको ये कहा है, इन्होंने कहा है कि फलां फैक्ट्री है, वहाँ पे छालियाँ बनती है। हमने कहा कि उनके खिलाफ आपके पास कोई एलिगेशन है, ठीक है, तो आप हमारे साथ मुंसलिक कर दें या कोई कोर्ट का ऑर्डर है। इतनी सी बात हुई है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह असगर नाम है ना? जी जी। असगर साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर एक आम आदमी आपके पास एप्लीकेशन लाता है, जी जी, उसमें ये तो नहीं लिखा कि आप मेरे साथ फौरन चले छापा मारे, आपका काम है उसको रिसीव करना और फिर इंक्वायरी करना, यही काम है आपका। एडिशनल आईजी साहब ने यही कहा है, ये कहा है कि कोई भी अगर एक आम आदमी आए तो उसको जूते मार के भगा दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो आपको एक आम आदमी की एप्लीकेशन रिसीव करनी चाहिए ना? हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे पता चले कि आपके इलाके में मंशियात बिक रही है, मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आऊँ और मैं बोलूँ कि सर ये चीजें आप इसको चेक कर लें। सर बात तो चेक करना तो आपका काम है या वो भी नहीं है? कैमरे के आगे ये अपनी छालियां पकड़ने के किस्से सुनाने लगे, लेकिन जब छालिया के खिलाफ इनके पास दरखास्त आई तो उस पर इन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमने सैकड़ों टन छालियाँ यहाँ पकड़ी है। तो मैंने या हमारे किसी नुमाइंदे ने आपसे ये बोला कि सर आप जाके वहाँ पे आग लगा दें, उसने तो कहा कि सर इसको चेक कर लें। फिर कैमरे के सामने उन्होंने हमारी दरखास्त मौसूल करी। मुझे एक शक है कि यहाँ छालियाँ लाई जाती है, यहाँ कस्टम की रेड हो चुकी है, ये आपके इल्म में है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इनको चेक कर लें बाद में, आज नहीं 2 दिन बाद कर लें, 3 दिन बाद कर लें, मेरी एप्लीकेशन सिर्फ रिसीव कर लें। इसमें कोई गलत बात बस इतना ही काम है। मैं यहाँ पर फिर यही बात कहूँगा कि ये मामला ऊपर से है, थाने की सतह से ये काम इतना मुमकिन ना है। देखो जो छालियाँ स्मगलिंग होके आ रही है, एक तो हमारा वो कस्टम के लॉ की वायलेशन है
और टैक्स जो डिपार्टमेंट हमारा है जिस पे छालिया को इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस दिया हो गया है उस पर प्रॉपर टैक्स लिया जाता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ली जाती है, उसको लेबोरेटरी से वेरीफाई किया जाता है। जो स्मगलिंग छालियाँ आती है वो तो उसके बारे में तो आपको यही नहीं पता कि ये इसका नाम के डेंजर्स है हेल्थ के लिए यूज़ करने के लिए, उसमें तो ना टैक्स दिया गया है, ना टैक्स का कानून उसमें लगता है, ना स्मगलिंग का कानून है इसमें। उसके अंदर दूसरी चीज़ें जो मामलात हैं वो इतनी ज़्यादा लोगों को लाई जा रही हैं स्मगलिंग होके पाकिस्तान में, जितना हम इंपोर्ट के अंदर हमारे पास इंपोर्ट नहीं हो रही जितनी वहाँ से स्मगलिंग हो जा रही। इस वक्त ये माफिया सबसे ज्यादा पैसे बनाने और रिश्वत देने वाला माफिया बना हुआ है। इसकी सरपरस्ती बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। हम फंसते कहां हैं? हम फंसते यहां हैं कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हम उस पर खुद तो कार्रवाई कर नहीं सकते, और जिनका काम है इस पर एक्शन लेने का वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, तो हमें इत्तला देने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बहुत जल्द उन तमाम लोगों के चेहरे और नाम मैं अवाम के सामने लाऊंगा जो शराफत का लिबादा ओढ़े इस माफिया से करोड़ों रुपए बटोर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द बड़े आराम से घूम रहे हैं। अगर जिंदगी रही तो बहुत जल्द इन्हें बेनकाब करूंगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।